हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट स्टडी टू इम्प्रेस अदर्स, स्टडी टू इम्प्रेस योरसेल्फ। यानी कि दूसरों को ऊपर प्रभाव डालने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप कोई भी काम मत कीजिए। केवल स्टडी नहीं है, आपकी स्टडी जो है वो आपके खुद के लिए है, आपकी भलाई के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। दूसरा अगर इम्प्रेस हो भी जाएगा आपकी स्टडी को, आपको किताब के पन्ने पलटते हुए देख के कोई अगर इम्प्रेस हो भी जाएगा, बट आपको तो पता है ना कि आप केवल किताब के पन्ने पलट रहे हैं। तो बेहतर है अच्छे से स्टडी करो, अच्छे एक काबिल इंसान बनो। वो जो इम्प्रेशन होगा ना वो लाइफ लॉन्ग हमेशा रहेगा। वरना किताब के पन्ने पलटते हुए दूसरे के सामने बैठे रहोगे, फिर कहीं पहुंच नहीं पाए अगर, तो व्यक्ति भी बोलेगा कि यार ये तो ऐसे ही मेरे को दिखाने के लिए लगता है, ऐसे पढ़ता होगा, या वो तो कुछ नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो बेहतर है अपनी स्टडी जो है खुद को इम्प्रेस करने के लिए को, जब खुद को लगे ना कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तब वाकई में आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन्स 2-day विजिट। अब 2 दिन की यात्रा पर आए हैं। 2-day विजिट मतलब 2 दिन की यात्रा। किसकी? जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन का। और कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनकी 2 दिन की जो यात्रा है, ही वॉज चीफ गेस्ट। वो क्यों आए हैं यहाँ पे? वो चीफ गेस्ट थे एट द कंट्री 75th रिपब्लिक डे फंक्शन। अब आपको पता है देश में जब भी रिपब्लिक डे परेड होती है तब किसी न किसी को, ऐसा नहीं कि जरूरी है बुलाना या अक्सर बुलाया ही जाता है, बट कई दफा बुलाया जाता है किसी न किसी को गेस्ट के तौर पे, चीफ गेस्ट के तौर पे। तो इस बार ये मौका किनको दिया गया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। हैज रीइंफोर्स्ड फ्रांस स्पेशल प्लेस इन इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। तो इसने क्या किया है? रीइंफोर्स यानी कि मजबूत कर दिया है। किस चीज को मजबूत कर दिया है? फ्रांस की जो एक रणनीतिक महत्वता है, गणना है हमारे हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन में, फ्रांस की जो महत्वपूर्ण इतनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम जब भी अगर कुछ रणनीति बनाते हैं तो उसकी गणना में फ्रांस की जो अहमियत है वो बता दी है। द पार्टनरशिप अंडरलाइंड ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट लास्ट ईयर टू फ्रांस। ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप यानी कि 2 पक्षों के बीच के संबंध, तो ये जो संबंध है इनको रेखांकित कब किया गया था, हाईलाइट कब किया गया था? जब पीएम मोदी पिछले साल फ्रांस के दौरे पर गए थे। इज बिल्ट ऑन 3 पिलर्स। उस टाइम पे भी ये कहा गया था कि ये जो इनकी दोस्ती है 3 पिलर्स के ऊपर बनी हुई है, 3 मजबूत स्तंभों के ऊपर बनी है। पहला क्या है? डीपनिंग कोऑपरेशन इन डिफेंस, यानी कि गहराई से मजबूत होता हुआ कोऑपरेशन, गठजोड़, किसमें? डिफेंस में। सस्टेन्ड इंगेजमेंट इन ग्लोबल इश्यूज, उसके ऊपर निरंतर हम लोग क्या कर रहे हैं? सहभागी बने हुए हैं। किसमें? ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। स्पेशली इन इमर्जिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, खास तौर पे जो उभरती हुई और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर में। एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और वहीं फ्रांस के लोगों के साथ में हमारे यहाँ के लोगों का संबंध भी अच्छा है। These have emerged stronger after Modi Macron talks in past 2 years, और ये और ज्यादा मजबूत हुए हैं जब से मोदी और मैक्रोन के बीच में पिछले 2 सालों से बातचीत चल रही है, उससे ये और ज्यादा मजबूत हो गए हैं रिश्ते। The 2 countries have adopted a roadmap for defense industrial production। बोल रहे हैं इन दोनों देशों ने एक योजना बनाई है। रोडमैप मतलब योजना अडॉप्ट करी है। क्या है वो योजना? किसके लिए? फॉर डिफेंस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि साथ मिलके कुछ डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिफेंस एंड नहीं, डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि कुछ डिफेंस से जुड़ी हुई चीजों का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों साथ में मिलकर करने की बात कर रहे हैं। दिस कोऑपरेशन एम्स टू क्रिएट सप्लाई चेन दैट fulfill Delhi security needs and provide it with necessary bandwidth। बोल रहे हैं ये जो कॉपरेशन है इसका अहम उद्देश्य क्या है? क्या किया जाए कि सप्लाई चेन जो है डायनामिक वो बनाया जाए, जो भी जरूरी है, और दिल्ली की यानी कि भारत की जो सुरक्षा के से जुड़ी हुई जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। एंड प्रोवाइड इट विद नेसेसरी बैंडविड्थ, और साथ ही साथ उनकी क्षमता जो है, जरूरी क्षमता जो है उसके साथ वो उनकी बढ़ाई जाए। टू नेगोशिएट पार्टनरशिप्स विद अदर कंट्रीज, जिसके तहत वो दूसरे देशों के साथ में पार्टनरशिप जो है उसमें नेगोशिएशंस कर सके।
The pacts on clean energy and technology take forward the engagement begun on the sidelines of Paris Climate Pact. अब वही है एक समझौता पैक्ट, मतलब समझौता किसके ऊपर? क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि कब आगे सामने लाया गया था, जिसकी इंगेजमेंट, जिसके ऊपर बातचीत शुरू हुई थी जब पेरिस क्लाइमेट पैक्ट 2015 में चल रहा था। उस दौरान पे इंडिया फ्रांस ने कुछ डिस्कशन किए होंगे। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, an expanding club of nations is amongst the most tangible outcomes of this collaboration. तो भारत और फ्रांस के जो सबसे महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन है उसमें से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि एक उभरता हुआ क्लब है देश का, बहुत सारे देशों का, ये सबसे टैंजिबल मतलब प्रत्यक्ष, जो कि नोटिस किया जा सकता है, वो सबसे नोटिसेबल आउटकम है इस कोलैबोरेशन से निकला हुआ। In 2021, the two signed a memorandum on green hydrogen. अब 2021 में दोनों ने एक मेमोरेंडम साइन किया ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, which aims, जिसका उद्देश्य था to bring the French and Indian hydrogen ecosystem together, कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हिंदुस्तान के पास जानकारी है उसको, और फ्रांस में जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या जो भी उनके पास जानकारी है, इन दोनों चीजों को एक जगह समावेश किया जाए, यानी कि इनका एक कोलैबोरेशन बनाया जाए जिससे क्या आउटकम निकलेगा उसको देखा जाए। Macron's reiteration of his last year's commitment to increase the number of students, बोल रहे हैं मैक्रोन ने पिछले साल क्या किया है, कमिटमेंट भी दोबारा दोहराया है अपना। क्या कमिटमेंट था पिछले साल का कमिटमेंट, उसको क्या दोहराया था? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फ्रांस टू 30,000, कि फ्रांस में जो भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी संख्या वो 30,000 तक बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। एंड गिव देम अट्रैक्टिव पोस्ट स्टडी वर्क वीजास, और जैसे सपोज करो कि आप ग्रेजुएशन करने गए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए, आपकी ग्रेजुएशन खत्म होगी 3 साल 4 साल के बाद में खत्म होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2 साल के बाद में खत्म होगी, तो उसके बाद में आपको वहीं पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिल जाएगा। ठीक है। will also go down well in a country undergoing an educational churn, और ये भी go down well का मतलब क्या होता है, हमारे recommendations में हम लोग मतलब इसको अच्छे से याद करेंगे कि भाई हमारी फ्रांस ने मदद करी थी, तो ये हमारे इतिहास में दर्ज हो जाएगा, वो भी ऐसे देश के लिए, हमारे जैसे देश के लिए जो इस वक्त एजुकेशनल चर्न मतलब क्या है, हलचल। हमारे देश में एजुकेशन के एरिया में बहुत बड़ी हलचल हो रही है, कुछ करिकुलम चेंज करने की बात की जा रही है, कुछ चीजें चेंज कर, तो ऐसे देश के लिए ये बहुत अहम बात हो जाएगी। द अलायंस फ्रेंचाइज नेटवर्क विच विल ऑल्सो बी स्ट्रेंथन्ड, और फिर साथ ही साथ जो अलायंस फ्रेंचाइज नेटवर्क है वो भी मजबूत हो जाएगा। दिस विल बी पर्टिकुलरली वेलकम्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स, तो इसका स्वागत हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स बहुत खास तौर पे करेंगे, who often find language a barrier in assessing French higher education institutes, क्योंकि हमारे देश के बच्चों को लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर लगता है, एक रुकावट लगता है जब वो बात करते हैं फ्रांस के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, 35 of which find a place in QS रेटिंग, और फ्रांस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनमें से 35 जो है वो QS रेटिंग में अपनी जगह बनाते हैं। इन रीसेंट ईयर्स, अभी हाल फिलहाल के समय में, इंडिया हैज इंच्ड क्लोजर टू वॉशिंगटन, इंच क्लोजर मतलब हिंदुस्तान जो है वो वॉशिंगटन यानी कि यूएसए से और ज्यादा मजबूत उसके रिश्ते हो रहे हैं और करीब हो रहा है। फ्रांस टू एक्नॉलेजेस द यूएसएस प्लेस इन ग्लोबल ऑर्डर, और फ्रांस भी इस बात को जानता है, इस बात को मानता है, स्वीकार करता है कि ग्लोबल जो दुनिया भर की रैंकिंग है उसमें यूएस जो है उसका बहुत अहम योगदान है, अहम रैंकिंग है। At the same time, the traditional importance that Paris attaches to its strategic autonomy vis-a-vis Washington बोल रहे हैं, और उसी समय के दौरान जो एक इम्पोर्टेंस पेरिस देता है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता, फ्रीडम, सोवरेनिटी को, किसके संबंध में? वॉशिंगटन के संबंध में। यानी कि फ्रांस ये तो मानता है कि यूएस बहुत अहम है, बहुत बड़ा एक देश है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि यूएस जो है हमारे घरेलू मसलों में हम किससे दोस्ती करें, किससे दुश्मनी करें, उस चीज में इंटरवीन करे, तो ये भी बात भी वो जानता है।
हैज अर्न्ड दिल्लीज ट्रस्ट, और उसी दौरान में इन्होंने इसके संबंध में हिंदुस्तान का भी समर्थन पाया है, स्पेशली आफ्टर द फ्रेंच गवर्नमेंट रिफ्यूज टू टो द डोमिनेंट वेस्टर्न लाइन आफ्टर इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। खास तौर पे तब जब क्या हुआ था, दिल्ली जो फ्रांस गवर्नमेंट है उसने क्या नहीं करने के लिए मना किया था, उन्होंने जो वेस्टर्न डोमिनेंट लाइन है उसको मानने से मना कर दिया था। रिफ्यूज टू टो मतलब कि किसी चीज को मानना स्वीकार करना, तो उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया था जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1998 में। तो जब हिंदुस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करा था तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रही थी, हिंदुस्तान का विरोध कर रही थी कि इन्होंने गलत किया है। इनफैक्ट हमारे ऊपर सैटेलाइट सर्वेलेंस भी रखा जाता था, निगरानी भी रखी जाती थी, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक वेस्टर्न लाइन, कुछ डोमिनेंट वेस्टर्न लाइन का कुछ आगाज किया गया होगा तो उसको मानने से उन्होंने मना कर दिया था। फ्रांस recognized India's strategic importance at a time when other Western powers turned their back on it. To turn their back का मतलब होता है उनका साथ छोड़ देना, पीठ दिखा देना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फ्रांस ने हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस को उस समय पे समझा, उस समय पे माना जब बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं वेस्ट की, जो कि बहुत बड़े चोटी के देश हैं, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। In 2019, France blocked China from raising the Kashmir issue at the UN Security Council after the abrogation of Article 370. अब जब हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 रद्द किया गया, उसके बाद चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कश्मीर का मसला उठाने की कोशिश करी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम किया फ्रांस ने चाइना के इस इशू को उठाने को ब्लॉक करके, ठीक है। तो यानी कि फ्रांस हमारा मददगार रहा है, हमारा अच्छा सहयोगी और दोस्त रहा है। French domestic procedures on defense deals have made the country a reliable defense partner. और फ्रांस के जो डोमेस्टिक प्रोसीजर्स हैं, कुछ घरेलू उनके प्रोसीजर्स हैं, किसके ऊपर, डिफेंस डील्स के ऊपर, कि हम डिफेंस डील्स इस तरीके से करेंगे, ये हमारा रहेगा। तो ये क्या है, इसने हमारे देश को क्या करा है, हैव मेड कंट्री, हमारे देश को एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर बनाया है फ्रांस का। वाइल पैक्ट्स विद द यूएस आर डॉज्ड बाय अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब जब वही बात करें कि अगर हम यूएस के साथ में, तो हमारे कुछ संधियां हैं, पर यूएस के साथ में जो संधियां हैं वो हमेशा अनिश्चितता के बादल उसके ऊपर घिरे रहते हैं। तो कुछ भी अगर सपोज करो कुछ नई पार्टी आ गई, उन्होंने रद्द कर दिया, कुछ वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, दूसरे पार्टी का जो मेंबर्स थे उनके अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा हुआ तो वो पूरी डील्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है फ्रांस के रूप में, ड्यू टू कांग्रेशनल इंटरवेंशंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स। और क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कांग्रेशनल इंटरवेंशंस मतलब कि हस्तक्षेप चलता है, और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स यानी कि एक्सपोर्ट कंट्रोल का ऑर्डर भी चलता है, सिस्टम भी चलता है। फ्रेंच डील्स हैव नो सच स्ट्रिंग्स अटैच्ड, लेकिन फ्रेंच डील्स के अंदर में ऐसे कुछ भी हिडन शर्तें नहीं होती हिडन। मोदी एंड मैक्रोन ऑल्सो एक्सचेंज्ड पर्सपेक्टिव्स ऑन गाजा। अब गाजा के ऊपर भी इन दोनों ने कुछ दृष्टिकोण, अपने व्यू पॉइंट शेयर करे, ठीक है। रेड सी टर्मोइल, जो रेड सी के ऊपर अभी हलचल चल रही है, कन्फ्लिक्ट है यूक्रेन में, इन सब चीजों के ऊपर भी उन्होंने चर्चा करी। In recent months, it has become clear that peace in these theaters of conflict will require a multi-pronged effort. बोल रहे हैं अब पिछले कुछ महीनों में ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो जितने भी एरियाज हैं जहां पे कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, जहां पे इस टाइम पे वॉर जैसी स्थिति चली हुई है, इन सभी जगहों पे अगर शांति बनानी है तो मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट्स मतलब बहुपक्षीय हमें बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई एक देश जाके मध्यस्थ बनेगा, हमें सब तरफ से दबाव डालना पड़ेगा। अब अगर सपोज करो कि हम रशिया के फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है, तो हमें उनके ऊपर फिर भी एज अ फ्रेंड भी दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई अब शांति बहाली होनी चाहिए, ठीक है, अब वॉर खत्म होना चाहिए। तो ये वो कह रहे हैं कि इसमें मल्टी प्रोंग्ड जो है हस्तक्षेप चाहिए। The Red Sea is a significant conduit for Indo-European trade. अब रेड सी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है इंडो यूरोपियन ट्रेड के बीच, ट्रेड के लिए, एंड फ्राइलिटीज ऑफ अ यूएस लेड डिफेंस
और ये क्या करता है, फ्रैलिटी मतलब दुर्बलता देखता है किस चीज की, यूएस लेड डिफेंस अगेंस्ट दी हाउथी अटैक्स आर ऑलरेडी एविडेंट। और जो दुर्बलता है यूएस, जो अब हाउथी क्या है, हाउथीज जो है एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, या फिर अब डाकू बोल सकते हो, समुद्री लुटेरे बोल सकते हैं। तो अगर हम उस रास्ते से जाते हैं तो वहां पे यूएस जो डिफेंस कर रहा है हाउथी अटैक्स के, वो कितना कमजोर है ये सबको दिख चुका है, ऑलरेडी दिख चुका है, क्योंकि यूएस के जहाज के ऊपर हमला किया गया था ना, तो ये सबको दिख चुका है। इसलिए रेड सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है इंडो यूरोपियन ट्रेड के लिए। With Trump's return to the White House becoming imminent, अब ये भी क्लियर है कि ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में अगर आ जाता है, और इस चीज के जो डर हैं, fears that US will be less engaged player on global stage may not be unfounded। तो ये भी अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, व्हाइट हाउस में आ जाते हैं, आसीन हो जाते हैं, फिर उसके साथ ही में क्या है, लोगों के अंदर में, दुनिया में ये भी डर चला है कि जैसे ही ट्रंप आसीन होंगे तो यूएस जो है वो ग्लोबल स्तर पे इतना ज्यादा पावरफुल या इतना ज्यादा इंगेजिंग प्लेयर नहीं रह जाएगा। और ये जो डर है ये अनफाउंडेड नहीं है, यानी कि निराधार नहीं है। Indo-French collaboration could be among the keys to ensure stability in a complex geopolitical environment। तो इसीलिए हिंदुस्तान और फ्रेंच के बीच का जो कोलैबोरेशन है वो एक अहम चाबी हो सकती है। किस चीज के लिए? अगर हमें दुनिया के स्तर पे एक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी है, कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल, इस वक्त पे जो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें, तो इसके लिए एक अहम चाबी क्या हो सकता है? इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है? पैसेज की मेन थीम हिंदुस्तान और फ्रांस के रिश्ते हैं। अब किस तरीके के रिश्ते हैं? द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो हमने उनके बीच की इकोनॉमिक्स के बारे में तो चर्चा नहीं करी, डिफेंस और बाकी टाइज के बारे में बात करी। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस एंड एजुकेशनल टाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, बी करेक्ट है। द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करी नहीं करी ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, हमने मतभेदों की बात भी नहीं करी, अभी तो हमने सिर्फ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, कितने अच्छे रिश्ते हैं, केवल उसी की बात करी, तो सी और डी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो स्टेटमेंट जो गलत है हमें वो करेक्ट करनी है, वो सही, वो ढूंढनी है, ठीक है। फ्रांस एंड इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑन ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन इन 2021, करेक्ट है। ये दोनों ने साइन करे ना कि जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको देंगे, जो आपके पास है वो आप हमें देना, ठीक है। फ्रांस ब्लॉक चाइना फ्रॉम रेजिंग द कश्मीर इशू एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2019, ये भी करेक्ट है। The US has been the most reliable defense partner for India due to its consistent policies, incorrect है। क्यों? क्योंकि बोला ना कि यूएस में कुछ मतभेद आ जाते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो ध्वस्त हो सकती है, तो वो चीज फ्रांस के साथ में नहीं है। तो हमारा सबसे मोस्ट रिलायबल डिफेंस पार्टनर कौन है? फ्रांस है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Why is Indo-French collaboration considered crucial in the current geopolitical environment? क्यों इसको अहम माना जा रहा है? Because it primarily focuses on cultural exchange। तो भाई हमारे देश का कल्चर और आपके देश का कल्चर अगर मिलता जुलता है, या हम दोनों एक दूसरे के देश के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उससे जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो इनकरेक्ट है। ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, इस वक्त पे जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनका एजुकेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है ट्रेड से, स्टेबिलिटी से। Owing to its role in ensuring stability, क्योंकि इनका जो अहम योगदान रहेगा स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इन कन्फ्लिक्ट एरियाज एंड ट्रेड रूट्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज इट इज ओनली पार्टनरशिप इंडिया हैज इन यूरोप। तो यूरोप के बाकी देशों के साथ हिंदुस्तान की पार्टनरशिप नहीं है, रशिया के साथ में भी तो है, इंग्लैंड के साथ में भी है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What is the tone of the passage? पैसेज की टोन क्रिटिकल है? नहीं, पैसेज की टोन बहुत ही पॉजिटिव है। उन्होंने हिंदुस्तान और फ्रांस के रिश्तों की तारीफ करी है, कितने अच्छे रिश्ते रहे हैं, फ्रांस ने हमारी कब मदद करी थी, फिर उसके बाद में 1998 के दौरान में मदद करी थी, 2021 में भी जब वो कश्मीर इशू उठाने की बात कर रहे थे तब भी मदद करी थी, हमारे डिफेंस टाइज भी उनके साथ में अच्छी हैं। तो पॉजिटिव चीजें बताई गई हैं, तो क्रिटिकल नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेसिमिस्टिक नेगेटिव भी नहीं है। फाइंड अ सिनोनिम फॉर द वर्ड रीइंफोर्स्ड। रीइंफोर्स्ड का मतलब क्या है? मजबूत करना, ठीक है, किसी चीज को मजबूती देना, मजबूत करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वीकेंड मतलब कमजोर, क्वेश्चन मतलब सवाल उठाना, इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज करना, बच गया क्या? स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। सो ऑप्शन डी स्ट्रेंथन इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। 40 41, इसमें स्पेलिंग क्या होता है? FORTY ना कि FOUR। FOUR क्या होता है? 4, लेकिन 40 नहीं बनता, 40 होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 50 करेक्ट है, 80 करेक्ट है, 90 करेक्ट है, 40 की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। दी मत्रियोश्का डॉल इज कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल्स। मत्रियोश्का डॉल्स कुछ होंगी, उनको रशियन नेस्टिंग डॉल बोला जाता है। नेस्ट क्या होता है? घोंसला, ठीक है, तो रशियन नेस्टिंग डॉल बोला जाता है। इट इज अ सेट डैश वुडन डॉल्स, तो सेट ऑफ होगा, वुडन डॉल्स का सेट होता है ना, सेट ऑफ वुडन डॉल्स। डिक्रीजिंग इन साइज यानी कि ये बड़ी डॉल है, ठीक है, फिर एक छोटी डॉल होएगी, उससे थोड़ी छोटी डॉल होएगी, जैसे भी डॉल होती है, फिर उससे छोटी डॉल होएगी, इस तरीके का सेट होएगा, ठीक है। तो मतलब साइज एक सबसे बड़ी डॉल होएगी, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद और छोटी, उसके बाद और छोटी, इस तरीके से चलती जा रही होगी। डिक्रीजिंग इन साइज एंड डैश इनसाइड वन अनदर, तो वन अनदर से ये भी समझ में आ गया कि एक के अंदर एक डाल के फिट करी होंगी, ठीक है। द फर्स्ट सच सेट डैश इन 1890, तो फर्स्ट सच सेट वॉज मेड हो सकता है, या वॉज फॉर्म्ड हो सकता है, या वॉज फाउंड हो सकता है। वैसे बेसिकली बनाने की बात की जाए तो वॉज मेड होगा, कि ऐसा पहला सेट जो बनाया गया था वो 1890s में बनाया गया था। द फिगर्स इनसाइड मे बी ऑफ डैश जेंडर, तो उसके अंदर जो फिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये सबसे बड़ी डॉल है, उसके अंदर जो छोटी डॉल है, ये हो सकता है कि ये पुरुष डॉल हो, इसके अंदर स्त्री डॉल हो, उसके अंदर पुरुष डॉल हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी मेड फ्रॉम डैश सिंगल वुड और पीस ऑफ वुड। बोल रहे हैं कि जो सबसे छोटी डॉल होती है, ऐसे ही एक के अंदर एक डाल के, वो सबसे छोटी डॉल होती है, वो होती है बेबी डॉल, ठीक है, वो बेबी होता है, और वो एक ही लकड़ी के टुकड़े से बनाई जाती है, मेड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ डॉल ऑफ वुड। इट इज अ सेट डैश वुडन डॉल्स, सेट बाय वुडन डॉल्स, सेट ऑफ वुडन डॉल्स, सेट फॉर वुडन डॉल्स, या सेट इन वुडन डॉल्स। तो क्या होता है? सेट ऑफ वुडन डॉल्स। डिक्रीजिंग इन साइज एंड डैश इनसाइड वन अनदर एंड सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब कि जहां पे वो स्थापित है, तो स्थापित नहीं है, वो किसी जगह पे वो निश्चित स्थान पर नहीं है। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब कुछ जगह अधिकृत करना। लोकेटेड, लोकेटेड अगेन किसी स्थान की बात करे जा रहे हैं, वहां पे पाया जाता है। प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब एक के अंदर एक डाली जाती है, ठीक है, तो प्लेस्ड इनसाइड वन अनदर। द फर्स्ट सच सेट मेड इन 1890 इज मेड, इज तो प्रेजेंट में है, नहीं होगा। वॉज मेड, क्योंकि एक पहले सेट की बात करें ना, वो सिंगुलर होगा, तो वॉज मेड, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉज मेड इन 1890, द फिगर्स इनसाइड मे बी ऑफ सम जेंडर, एवरी जेंडर, आइदर जेंडर या नाइदर जेंडर। तो अब देखो, जो पुराने, क्योंकि 1890 से बनाई जा रही हैं, तो उस टाइम पे इतना कोई गे या लेस्बियन या फिर ये जो LGBTQI++ ये वाला जो कंसेप्ट था वो नहीं था। उस टाइम पे दो ही जेंडर्स थे, ठीक है, तो टू मीन्स आइदर ए और बी, तो यानी कि वो दोनों में से कोई भी जेंडर के हो सकते हैं। आइदर मतलब दोनों में से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द स्मॉलेस्ट डॉल इज बेबी, जो सबसे छोटी डॉल होगी वो बेबी डॉल होगी। मेड फ्रॉम डैश सिंगल पीस ऑफ वुड, मेड फ्रॉम ईच सिंगल पीस ऑफ वुड, अ सिंगल पीस ऑफ वुड,
एन सिंगल या द, एन और द नहीं आएगा, अ सिंगल पीस ऑफ वुड इज करेक्ट. हैविंग बीन वॉर्न बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक. हैविंग, बीइंग नहीं आएगा, हैविंग जो है उसके साथ में बीन आएगा, बीइंग नहीं आएगा. हैविंग बीन वॉर्न की बजाय वॉर्न्ड, क्योंकि पास्ट की बात है ना कि आपने उसको पहले ही चेतावनी दी थी है, तो वॉर्न बिफोर ही डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक. हैविंग बीन वॉर्न बिफोर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. थ्राइव, थ्राइव का हमें सिनोनिम बताना है. तो थ्राइव का मतलब क्या होता है? फलना फूलना. ठीक है. क्रेव, क्रेव मतलब किसी चीज के लिए तरसना. लैंग्वेज मतलब दुर्बल होना. श्रिंक अगेन सिकुड़ना. फ्लरिश मतलब फलना फूलना. सो ऑप्शन डी फ्लरिश इज करेक्ट. असॉल्ट, इसका सिनोनिम बताना है. तो असॉल्ट का मतलब क्या होता है? हमला करना. ठीक है. एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता. अटैक, अटैक मतलब हमला करना. एलिबी, एलिबी का मतलब होता है बहाना. और एंगर का मतलब होता है गुस्सा. तो अटैक और असॉल्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई फाउंड ही जो है एक प्रोनाउन है. ठीक है. तो प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन के बाद में आता है, तो पहले नाउन आएगा, यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ठीक है. आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर, मुझे पता लगा कि वो एक पुराना सेलर है, बूढ़ा पुराना सेलर है. एंड न्यू ऑल द सीफेरिंग मेन इन ब्रिस्टल. सीफेरर कौन होते हैं? सीफेरर बेसिकली वो लोग होते हैं जो समुद्र में काम करते हैं. जैसे कि एक तो होती है नौसेना जो होती है सरकार के अंतर्गत, एक सिविल जो चीज होती है ना जिसमें हमारे कार्गो शिप्स वगैरह जाते हैं. ठीक है. वो उसको उनमें जो काम करते हैं उनको सीफेरर्स बोला जाता है. तो न्यू ऑल सीफेरिंग मैन यानी कि उन सभी लोगों को जानता था जो ब्रिस्टल में नाविक रह चुके हैं. सो I engaged him on the spot to be the ship's cook, but he proved to be much more. तो मैंने उसे उसी समय शिप में कुक की नौकरी रख दी, लेकिन उसने अपने आप को उससे भी ज्यादा कुछ साबित करके दिखाया. He had lost his health ashore. उसकी सेहत तो जमीन पे रह के उनकी सेहत खराब हो गई थी, है ना. तो इस वजह से उनको अब समुद्र में वापस जाना था कुक की नौकरी करके. I was standing on the dock. अब देखो यहाँ पे भी हिम है, हिम प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, यानी कि बी और सी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होंगे. तो यहाँ पे बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया. सी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. I was standing on the dock. मैं जो जहाज होता है ना उस पे जो डॉक वाला एरिया होता है, डॉक मतलब जो एक पट्टी सी होती है जहां पे सब लोग जा सकते हैं. When by accident I fell in talk with a stranger. जब अचानक से किसी कारणवश मैं एक अनजान व्यक्ति से बात करने लग गया, हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई. तो अनजान व्यक्ति ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ही, हिज, हिम बता रहे हैं उसका जिक्र हुआ है कि वो एक अनजान स्ट्रेंजर था. ठीक है. अनजान व्यक्ति था. तो बातों बातों में मुझे पता चला कि वो एक पुराना नाविक है. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. और उसकी सेहत जो है अशोर पे खराब हो गई, यानी कि अशोर क्या होता है, यानी कि जमीन पे रह के उसकी सेहत खराब हो गई. अब जो समुद्री नाविक होते हैं ना उनको पसंद नहीं आता जमीन पे रहना, वो वापस पानी में ही जाना चाहते हैं. ठीक है. तो उसकी सेहत पानी में खराब हो गई, इसलिए वो चाहता है कि मेरे को शिप में कुक की नौकरी मिल जाए और मैं वापस समुद्र में जाऊं. तो इसलिए मैंने उसको कुक की नौकरी दे दी. तो ये हो गया सी थर्ड पॉइंट और बी हो गया फोर्थ पॉइंट. हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? डी ए सी बी. देखो बाकी नहीं बनते, हमें यही पता चलता है कि डी और ए है तो भी हमारा करेक्ट हो जाता है. ठीक है. While the long thin ones are most common, बोलते हैं जबकि जो सबसे लंबे पतले से होते हैं वो सबसे कॉमन होते हैं. There are many other varieties. बहुत सारी और भी वेराइटीज हैं. तो ये किसी चीज की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चल रहा, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा. ठीक है. नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मेनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. स्टेपल फूड मतलब सबसे ज्यादा खाए जाने वाले. जैसे हिंदुस्तान में है रोटी सबसे ज्यादा खाई जाती है, या फिर आलू सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, राइस खाया जाता है. ठीक है. तो नूडल्स वैसे ही कई देशों में, बहुत सारे कल्चर्स में दुनिया भर के स्टेपल फूड माना जाता है. तो बी हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया नूडल्स का. दे आर देन सर्व्ड विद अ सॉस और इन सूप. फिर उनको सॉस या सूप के अंदर डाल के सर्व किया जाता है. तो फिर उनको, यानी कि पहले कुछ प्रक्रिया होगी, उसके बाद में उसको सॉस या सूप के तौर पर सर्व किया जाएगा ना. However,
ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर, हालांकि सभी वेराइटीज जो है वो बॉइलिंग वाटर में कुक की जाती हैं। तो ये डी और सी जो है इंटरलिंक्ड है, पहले वो बॉइलिंग वाटर में कुक की जाएंगी, उसके बाद उनको सर्व किया जाएगा सॉस या सूप के साथ में, यानी कि डी के बाद में सी आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ऑल वेराइटीज, वेराइटीज की बात की गई। अदर वेराइटीज, पहली बार ये बताया ना कि कॉमन कौन से हैं, थिन वाला, लेकिन और भी कई सारी वेराइटीज हैं। तो बी के बाद में आएगा ए सेकंड, फिर उसके बाद में आएगा डी थर्ड, और डी के बाद में आएगा सी फोर्थ। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, कॉलीग, कलीग कौन होता है, जो हमारे साथ में काम कर रहा होता है। कमिटी, जो एक कमिटी बनाई जाती है सदस्यों की, बहुत सारी जांच कमिटी जैसे बनाते हैं, है ना। कॉरेस्पॉन्ड, कॉरेस्पॉन्ड के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। कॉरेस्पॉन्ड के स्पेलिंग होते हैं CORRESPOND, कॉरेस्पॉन्ड, यानी कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग, उससे मेल खाती हुई जो चीज है। कमीशन, कमीशन अगेन जो कमेटी बनाई जाती है, कमीशन, है ना। सो ऑप्शन सी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, कॉरेस्पॉन्ड इज करेक्ट। द स्पीकर डैश द ऑडियंस विद हिज फाइन स्पीच। अब स्पीकर ने क्या किया होगा, ऑडियंस को अपनी फाइन मतलब बहुत ही अच्छी स्पीच से उसने ऑडियंस को डिप्रेस कर दिया, डिप्रेशन में चले गए सारे। तो अच्छी स्पीच थी, डिप्रेशन में क्यों जाएंगे। इम्प्रेस्ड, यानी कि उनको प्रभावित कर दिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सप्रेस्ड मतलब दबाना किसी को, और एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब अपने आप को जाहिर करना। तो यहाँ पे ना उसकी स्पीच ने एक्सप्रेस करा ऑडियंस को, ना उसकी स्पीच ने सप्रेस करा, ना स्पीकर की स्पीच ने डिप्रेस करा। उसकी स्पीच ने क्या किया, इम्प्रेस, प्रभावित किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्यूटिफुल रेड रोजेस डैश द ब्राइड्स हेयर। तो ब्यूटीफुल रेड रोसेस जो हैं वो ब्राइड्स के हेयर्स में एडजर्न्ड, एडजर्न्ड का मतलब होता है स्थगित करना। एडोन्ड, एडोन्ड का मतलब होता है सजाना। एल्योर्ड, एल्योर्ड का मतलब होता है आकर्षित करना, और अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। तो ब्राइड्स के हेयर में आकर्षित कर रहे थे, आकर्षित तो नहीं कर रहे थे, तो सी और डी नहीं आएगा। एडजॉन्ड मतलब स्थगित कर दिए गए, नहीं। एडोन्ड मतलब सजा रहे थे। तो ब्यूटीफुल लाल गुलाब जो है वो उस दुल्हन के बालों को सजा रहे थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। As a little child, she was afraid from darkness, यानी कि जब वो छोटी बच्ची थी तो वो डार्कनेस से डरती थी। जब आप किसी चीज से डर रहे हैं, अफ्रेड के साथ में फ्रॉम नहीं आता, अफ्रेड के साथ में क्या होता है, ऑफ। अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन, इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या आएगा, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लेंटी के साथ में, इंफॉर्मेशन के साथ में वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज गिवन। वर गिवन टू मी, वॉज गिवन टू मी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुरेंद्र विल कोच द फुटबॉल टीम। तो प्रिंसिपल ने कहा कि मिस्टर सुरेंद्र जो है वो फुटबॉल टीम को कोच करेंगे। द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरेंद्र विल की जगह क्या आ जाएगा, will ही रहेगा, will coach the football team. The principal has said that Mr. Surinder would coach the football team. The principal has asked, बोला नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करी है। The principal said that Mr. Surinder would coach the football team. ये भी इनकरेक्ट है, would नहीं आएगा, will ही रहेगा। ठीक है, the principal has said that Mr. Surinder will coach the football team. Option D is correct. टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, यानी कि रोशनी से जगमगाना, तो उसको क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट करना। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित कर देना। इलस्ट्रेट मतलब दर्शाना, चित्र दर्शाना। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, और इल्यूमिनेट यानी कि जगमगा देना रोशनी से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू राइज इन वैल्यू, यानी कि अपनी कीमत में, मूल्य में बढ़ोतरी करना। डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट मतलब कम करना, ठीक है, मूल्य में कमी करना। एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा हो जाना। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब एक तो तारीफ करना या फिर मूल्य बढ़ाना, कद्र करना किसी चीज की। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब विस्तार करना। सो यहाँ पे ऑप्शन सी एप्रिशिएट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे किसी की कद्र करना या किसी का मूल्य बढ़ाना, कद्र उसी की होगी जिसका मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पीपल वर स्केयर्ड बिकॉज द बर्गलर
वॉज एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब वॉज इलोप्ड या फिर बोले नॉट येट कैप्चर्ड, यानी कि वो भी पकड़ा नहीं गया, वो भी खुलेआम घूम रहा है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, द पीपल वर स्केयर्ड, लोग डरे हुए थे क्योंकि जो बर्गलर यानी कि चोर था वो भी खुलेआम घूम रहा था, वो भी पकड़ में नहीं आया था। वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक था। बिहाइंड बार्स यानी कि सलाखों के पीछे था। वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध था। या नॉट कॉट, सो ऑप्शन डी नॉट कॉट इज करेक्ट, क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।